दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अपनी जीएस के फ्री एजुकेशन क्लासेज में स्वागत है। और हम हिंदी के टॉपिक पढ़ रहे थे। हिंदी में हम संधि कर रहे थे और संधि का प्रकार स्वर संधि और व्यंजन संधि कर लिया था। आज है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में वही अपना रूल्स रहने वाला है। नियमों को कम रटना है, समझना है और नियमों को सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये नियम है और ऐसे संधि हो सकती है। देखो, आज संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि देखो, सबसे पहले इसमें क्या करना है। जैसे उसमें क्या हो रहा था, स्वर स्वर संधि में क्या हो रहा था, स्वर था, स्वर का स्वर के साथ मेल हो रहा था। और व्यंजन संधि में क्या हो रहा था, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ में व्यंजन या व्यंजन के साथ में स्वर, उनका मेल हो रहा था। अब विसर्ग में क्या हो रहा है, जो पूर्व पद है, जैसे पहला जो पद है, भाग है, शब्द है, ये मान लो ये है, रज है और कण, ये जो है ये विसर्ग है। तो पूर्व जो शब्द है, पहले वाला जो संधि में जो पहले का शब्द आता है, उससे पहले उसके साथ में विसर्ग लगा हुआ होगा और बाद में व्यंजन या विसर्ग, कोई सा व्यंजन या स्वर कोई भी हो सकता है। अर्थात विसर्ग के साथ में व्यंजन या स्वर मिलने की संधि को ही विसर्ग संधि कहते हैं। नहीं समझे कि विसर्ग के साथ में व्यंजन या स्वर कोई सा भी होगा तो उसको विसर्ग संधि कहेंगे, मिलेगा। और इसमें वही विकृति होगी, वही नए रूप बनेंगे, वही नए शब्द आएंगे। विसर्ग संधि में पुस्तकों में खूब नियम दे रखे हैं। आप लोगों को नियमों में नहीं उलझना है, बिल्कुल भी नहीं उलझना है। और सीधी सीधी सी ये एक बात जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये है विसर्ग, इसको जानते हो, ये जो आता है ये विसर्ग का है, ठीक है। अब विसर्ग से अब आपने देखा होगा दोनों पद आएंगे, ये कर लो, ये मानो ये है, ये बीच में हो गया, ठीक है। एक इधर इस तरफ होगा और दूसरा इस तरफ, यही था। अब इसमें क्या है, विसर्ग से पहले जो है वो पूर्ण व्यंजन ही, व्यंजन पूर्ण व्यंजन क्या, वर्ग जो वर्ण है उसमें की स्वर मिला हुआ ही रहेगा। जैसे क है, ये हलंत है, ए अलग है, तो इसमें जो व्यंजन आएगा वो क पूर्ण आएगा, उसके बाद में विसर्ग आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कि जो पूर्व पद है उसमें विसर्ग से पहले, अब आप लोग देखो ये क हलंत होता तब तो इसमें कोई भी स्वर नहीं है, लेकिन क पूरा है, इसका मतलब इसमें ए मिला हुआ है। तो इस तरफ जो होंगे विसर्ग से पूर्व, विसर्ग और विसर्ग से पूर्व वह स्वर ही आने वाले हैं। ये तो एक तो यहां समझने के लिए है, ये वैसे नहीं है कि भाई स्वर होगा और विसर्ग होगा और फिर इस तरफ कोई भी व्यंजन आएगा या तो या स्वर, बस, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि नियमों में कंफ्यूज ना होकर के तुरंत दिमाग में यही बात रहे कि इधर तो स्वर ही आएंगे, स्वर भाई वही आई होगा, फिर विसर्ग होगा और फिर इधर के याद करने होगा कि कौन से व्यंजन आएंगे कौन से स्वर आएंगे, तब ये रूप आए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। विसर्ग होगा, विसर्ग के साथ में स्वर होंगे और फिर व्यंजन और स्वर आएंगे। अब इनके साथ में क्या परिवर्तन होगा, विसर्ग कौन कौन से रूपों में बदलता है, पहले यहीं पर समझ लो। पूरी विसर्ग संधि में विसर्ग या तो विसर्ग बराबर विसर्ग ही रहता है, विसर्ग बराबर भी, यानी विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, या विसर्ग के जो स्थान पर है वह स और स हो जाता है, या विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, या विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। बस ये चार ही परिवर्तन होने हैं। तो हम ज्यादा नियमों में न बना करके और चार ही नियमों में पढ़ेंगे और चार नियमों को सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि कौन सी जगह तो विसर्ग का र हो जाता है, कौन सी जगह विसर्ग का ओ हो जाता है, कौन सी जगह विसर्ग का स हो जाता है और कौन सी जगह विसर्ग विसर्ग में ही रह जाता है, ठीक है। इनके आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, आप लोग जो मैंने एक नंबर नियम बनाया है उसको समझना है। सबसे पहले विसर्ग के स्थान पर र हो रहा है, ठीक है, विसर्ग के स्थान पर र हो रहा है, ठीक है। दूसरा, विसर्ग के स्थान पर ओ हो रहा है, ठीक है। तीसरा, विसर्ग के स्थान पर ये सर ये हो रहे सर, ये आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। ये पूरा नियम आ जाएगा, ये पूरा नियम आ जाएगा और ये पूरा नियम आ जाएगा।
कि विसर्ग के स्थान पर स हो रहे। फिर विसर्ग का विसर्ग ही रह रहा है, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा और स हो रहा था वो भी आ जाएगा। तो अपने को ये दिमाग में रखना है कि विसर्ग सिर्फ 4 में ही बदल रहा था। विसर्ग या तो विसर्ग रह रहा था, या विसर्ग स हो रहा था, या विसर्ग का ओ हो रहा था, और विसर्ग का या र होना है। अब ये कौन कौन सी जगह होंगे इनको थोड़ा सा समझ लेंगे और सारी संधियां हो जाएगी। आराम से उदाहरण देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं वैसे नियमों में उलझन में पढ़ोगे तो वही नियम और वही चीजें सारी वो भी वही आने वाली है। तो मेन मुख्य जो उद्देश्य है अपना है समझना। समझ गए तो सब कुछ समझ गए, नहीं समझे ना फिर वही चीजें रहनी है। अब देखो थोड़ा सा इस संधियों में ये आता है घोष अघोष। ये संस्कृत में चलते हैं अल्प्राण महाप्राण उदात अनुदात स्वर इतर, कौन सा विसर्ग है कौन सा कहाँ है, ये इनके जो उच्चारण स्थान है वो संस्कृत में आते हैं। को विसर्जन कंठ नाम तालु ऋतु नाम मुद्दा दंता उपध्वनिया नाम ओष्टो यम गंडाम नासिका उदो कंठोष्टम वकार से दंतोष्टम। इनको अपने को एक बार उलझना नहीं, ये संस्कृत पढ़ेंगे कभी तब पढ़ेंगे। लेकिन आप हिंदी के संधि देख रहे हैं तो हिंदी में ये चीजें तो आई है। घोष है घोष, ये क्या है वास्तव में घोष और अघोष, इनके बारे में देखेंगे। ये थोड़ा सा ये है कक्का लिख लेते हैं, साधारण में समझ रहे हैं तो वही समझो। ये है क ख ग घ ण च छ ज झ ये ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ध न प फ ब भ म। फिर वो ये आ गए य र ल व और स और है। अब देखो इनको यहीं पर लिख देता हूँ, स है और है को यहाँ लिख देता हूँ एक बार। देखो स और है, ठीक है। अल्पप्राण में तो वो अलग चीज थी कि ये एक छोड़ करके ये इसमें सीधा सीधा है घोष रघोष। ये जो है इस तरफ वाले दो पूरे और ये तीनों ये है को छोड़ दो, ये है अघोष। अघोष वो है अलग चीज है कि भाई श्वास में जैसे किसी में श्वास कम लग रहा था किसी में ज्यादा लग रहा है उच्छ्वास में उच्चारण में। लेकिन आप लोगों को तो ये समझना है एक अपने नियम के अनुसार ये करना है इनको। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो 13 है और ये 31 के लगभग बताई जाती है संख्या। ये सारे देखना भी ये कर लो, ये 3 3 ये सारे और ये वाले और आई स्वर जो स्वर है। यानी कि एक बार संधि समझने के लिए हमने क्या हुआ इन तीनों को बांट दिया। इनको पूरा जो कक्का है इनको 2 में बांट दिया विसर्ग संधि में ये करने के लिए कि एक तो ये होंगे। अब पूरे में यही चीजें आने वाली है, या तो ये होंगे या ये होंगे या तो ये होंगे या ये होंगे। तो हमने जब बांट लिया तो ये कर लेते हैं कि ये जैसे अघोष है और ये घोष है। तो अब आप लोग जहाँ जैसे किताब में ये आएगी समझ में कि घोष कौन से है, ये उदाहरण नियमों में दिए हुए देते हैं कि अगर पीछे कोई घोष वाक्य या घोष वाक्य आ जाए तब ये होगा। तो आप लोगों को ये समझाने के लिए बता दिया कि ये अगर व्यंजन आ जाए ना तो घोष समझ लेना, ये हो ना तब ये घोष वाक्य। तो अब इस नियम में ये इसलिए बताया है, देखो इसमें ये आएगा कि पीछे ये होंगे तो ही कि स्वर और ये होंगे तो ही, नहीं तो ये लागू नहीं होगा। तो ये नियम किन पर लागू होगा और ये किन पर होगा, ये ही सारी विसर्ग संधि है। अब देखो कैसे ये बिठा देता हूं का आप सभी को पता है कि क्या क्या होने वाला है विसर्ग का। पहला नियम विसर्ग होगा, ठीक है। अगर ये होंगे गए गए गैन गैन ये इस तरफ, तो अब इस तरफ स्वरों में होंगी तो स्वरों में 2 में क्या है ए आ और बाकी जो बचे हो। अगर ए आ और विसर्ग हो और ये वाले हो इनको छोड़ दो भी एक बार। दोनों नियमों में ये आने वाले हैं कि ये घोष वाक्य घोष वर्ण हो, घोष वर्ण। तो ये घोष वर्ण अगर आएंगे तब विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। अब देखो उदाहरण से समझ लो थोड़ा सा। नि धन आशा, यहां विसर्ग लगा देते हैं।
इस तरफ ए और आ को छोड़ दो, ए और आ, ए और आ अगर होगा तो वो ये बनेगा, ठीक है। अगर ए और आ होगा तो दूसरा नियम लागू होगा, अगर ए और आ नहीं है तो पहला नियम लागू होगा। कैसे? अब नी में क्या है? ई, ठीक है। विसर्ग है, आगे क्या है? स्वर, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र, विसर्ग का क्या बन जाएगा? र। तो ये बना निर धन आशा, इसको जोड़ दो, रेश में आ जाएगा तो क्या बना? निराशा। पहला नियम कि विसर्ग अगर ए और आ नहीं होगा, विसर्ग से पूर्व जो वर्ण है वो ए आ नहीं होगा, विसर्ग होगा, और उसके बाद में अगर घोष वर्ण आते हैं तो विसर्ग का र हो जाएगा। ये तो नियम है, लेकिन इस नियम में मुख्य नियम अपन ने यही कर लिया कि जहां र कहाँ होगा? जहां ये वर्ण होंगी, र कहाँ होगा? जहां ये वर्ण होंगी, ठीक है। तो यहाँ इनमें देखो इसी प्रकार से नी धन दये दु गण दुर्गण नी इनमें सभी में ये आ रहे हैं, इसलिए सभी के स्थान पर रह हो रहा है। और ये जैसे ए आ के अलावा अगर अब देखो इसको एक नियम ये हो गया ना थोड़ा सा, तो ये कर लो जहां अब विसर्ग के साथ ए आ जाएगा, ए या आ जाएगा, तो फिर उसी विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। कैसे? अधः गति, यहाँ क्या है? ए, क्या है? यहाँ ए, तो विसर्ग के साथ ए आया है, अब गए वही आया है, लेकिन यहां ए और आ आया है तो इसका ओ हो जाएगा, ये बन गया अधो गति। मन है, धन योग है, तो यहां विसर्ग है, तो विसर्ग ए के साथ आया है तो मनो योग। बस कोई कंफ्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं। विसर्ग के साथ ए आ होगा तो ये नियम हो जाएगा, विसर्ग के साथ ए आ के अलावा कोई सा भी स्वर होगा तो ये नियम हो जाएगा, ठीक है। और ये इनको छोड़ने हैं, इनको छोड़ करके जो भी आए उनके साथ ये दोनों नियम लगने वाले हैं पूरी विसर्ग संधि में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब यहां से दिमाग में ये कर लो साहब, ये तो हो गए, फिर ये काम। अब देखो इस तरफ वाले नियम में तो ये थे, ठीक है, घोष वर्ण थे, अब इधर अघोष वर्णों का पढ़ लेंगे। बस 4 नियम बनाए थे ना अपन ने, 4 में 2 नियम तो इससे लागू हो गए, 2 नियम इससे लागू कर लेंगे और पूरी विसर्ग संधि हो जाएगी। कि 2 में तो ये पीछे आए तो, ये पीछे आए तो, और अगर फिर ये पीछे आए तो, बस ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ये पीछे में ये जो है च और छ, ट और ठ और त और थ, ये अगर पीछे आएंगे उसी की तरह, तो यहाँ इसमें तो हो जाएगा ये से, इसमें ये से, और इसमें ये से। ये तालव्य मूर्धन्य ये बोलते हैं इनको अलग अलग, ये संस्कृत में चलते हैं, लेकिन आप लोग शंकर वाला से, षटकोण वाला और सरक वाला, ये स्लेट वाला, ये हो जाएगा, ठीक है। इनके साथ कैसे देखो, जैसे ये है नि धन और च, चाया च के साथ में इसका क्या हो गया, ये से निश्चल, ठीक है। मन है, धन ताप, तय के साथ में क्या हो रहा था, ये से मनस्ताप। इनमें से है ये चीजें आप लोगों की, ये सारा छूट जाएगा, ये वाले जो ये घोष वर्ण है वो छूट जाएगा। अब अघोष वर्ण आ गए तो क्या करेंगे, वो 2 नियम हो गए कि घोष वर्ण आएंगे तो भाई ए के साथ, ए आ के साथ आएगा तो ओ हो जाएगा, इनके अलावा आएगा स्वर में तो र हो जाएगा। अब साहब ये तो हो गए, अगर 2 ही नियम हो जाते, अगर ये 2 भाग में नहीं बढ़ते, लेकिन ये नहीं आएंगे तो ये चीजें हो जाएगी, बस हो गई विसर्ग संधि। अब इनमें से ये आएंगे ना तो ये से हो जाएंगे, उदाहरण बता दिए मैंने। अब बचे ये क ख और प फ, ये आने पर क्या होगा, तो यही चीज मैं कर रहा था कि कहीं कहीं पर, अब देखो नियम कर लेते हैं, ये चौथा ये कहते हैं क अगर आता है तो कहीं कहीं पर विसर्ग
ज्यों का त्यों ही रह जाता है। क और प, ये क ख और प फ। कैसे? जैसे रज है धन कण, तो रज है कण, ये विसर्गी आता है। पय धन पान, तब ये विसर्गी आता है। लेकिन ये तो आता है ए और आ के साथ ही। अब ई, जैसे ए और आ के अलावा जो भी आएगा उसमें क्या होगा? इसके स्थान पर स हो जाएगा। क ख और प फ के साथ। कैसे? देखो ये चीज, नी धन कपट, ये क है, यहाँ ए साथ में ये विसर्ग की, तो क के साथ में क्या होना? निष्कपट बन गया। इसी प्रकार निष्फल फ आया है तो स बना है, दू के साथ में क के साथ में स बना है, प के साथ में स बना है, और ए आएगा तो निसर्ग ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये हो गए। अब ये से आ गए साहब, ये तो नियम तो ये कहता है कि ये से आ गए ना, तो जो से आया ना वही विसर्ग का से हो जाएगा। ये से सामने है तो विसर्ग का भी ये से हो जाएगा, ये होगा तो ये विसर्ग भी उसी से में बदल जाएगा, ये होगा तो ये विसर्ग भी ऐसे। कैसे? जैसे दुहे धन शासन है, तो ये सा आया तो ये सही वो बन गया। इसमें निसंदेह में निये धन संदेह है, तो इस से का ये से, विसर्ग का ये से हो गया, क्योंकि ये सामने ये से था। और ये भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में कहीं दिया हुआ हो तो ज्यों का त्यों भी रह जाता है, ज्यों का त्यों भी रह जाता है। अगर परिवर्तन होगा तो ये होगा, नहीं परिवर्तन होगा तो ये ही रह जाएगा। ये लो, ये सारा हो गया। अब ये कुछ एक अपवाद है जो कहीं कहीं पर ये कहते हैं कि क के साथ में अगर सब, जैसे नमः है, नमः धनकार, इसमें आप लोग नियमों में देखोगे तो ये देखोगे कि सर इसमें क भी आया है, तो ये क भी आया है और ए भी है, तो फिर ये तो ज्यों का त्यों ही रहना चाहिए। तो कहीं कहीं पर क के साथ में विसर्ग का जो है वो स भी होता है। जैसे नमस्कार है, ये अपवाद स्वरूप है, नमस्कार है, पुरस्कार है, ये इनको शब्दों से पहचान में आते हैं। अब आप लोगों को चार नियम देखो, चार नियम कौन से हुए? विसर्ग का किन में परिवर्तन होता है। विसर्ग से पहले स्वरी आएंगे, ये क्लियर हो गया था। विसर्ग के या तो ए, दो ही नियम बना लो विसर्ग के साथ में, ए आ या ए आ नहीं। भाई या तो ए आ है या नहीं है, ठीक है, विसर्ग के साथ में। ऐसे ही आगे फिर क्या करोगे? ये होंगे ना, जब घोष वर्ण होंगे ये वाले, तब तो ये लागू होंगे। ए के साथ में ए और आ के साथ में तो हो जाएगा, और ए और आ के अलावा जब घोष वर्ण आएंगे तो फिर र हो जाएगा। दो नियम हो गए। फिर साहब ये बचे ये वाले, इनका क्या करेंगे कि भाई ये है, जब ये आएंगे छ तो स हो जाएगा, ट ये भी आएंगे तो स हो जाएगा, लेकिन कौन कौन सा स हो जाएगा? इससे के साथ में ये स हो जाता है, उसके साथ में ये, और इसके साथ में ये। फिर बचे ये, इनका मैंने बता ही दिया था कि ये आता है तो ज्यों का त्यों भी रहता है। और कब होता है? जब ए आओ हो, र आ नहीं हो और ईर ऊर ये हो, तब इसके साथ में क ख प फ के साथ में विसर्ग का ये षटकोण वाला स हो जाता है, ठीक है। ये हो गए। फिर ये अपवाद स्वरूप है और ये है। तो अब आप लोग क्या करोगे? चार ही नियम रखोगे दिमाग में, ज्यादा कुछ मत रखो, और एक बार उदाहरण देखना शुरू करो। जैसे जैसे उदाहरण देखोगे वैसे वैसे हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। जैसे आप लोग ये देख रहे हो मनोयोग, तो इसमें आप लोगों को ओ गुण हुआ है, तो ऊ का कहीं ओ तो नहीं बना है, तो उसमें संधि छेद करके देख लेना। कैसे? जैसे मान लो इसमें अगर गुण संधि हुई होती, स्वर संधि हुई होती, तो ऊ का वो होता तो उयोग होता। उयोग कोई शब्द है क्या? और इधर क्या हो जाता? अध है कि ए और आ सामने रहने पर ऊ को ओ होता है, यही तो था नियम। तो फिर लेकिन आप तब ये अधोयोग बनाओ और आप गुण संधि कराओ। लेकिन इसमें ये देखो, गुण संधि करके देख लो ना, एक बार थोड़ा सा करके देख लो कि इसमें भाई ये योग कोई शब्द है क्या। आप लोग अलग संधि विच्छेद करके देखोगे तभी समझ में आ जाएगा कि भाई ये है कि जैसे मन है, धन योग, मनोयोग है ना, तो उयोग कोई शब्द नहीं होता। इसी प्रकार से अध है, उगति, ऐसी कोई होती है क्या? अधय गति है, इसमें गति के साथ जोड़ दिया, सॉरी मैंने ये। अध है, उगति है क्या? या मन है, मन उयोग या अध उगति, ऐसा कोई नहीं है ना, तो उस शब्द से भी पता लग जाता है।
तो आप लोग क्या एक इसमें अभ्यास भी है, जैसे थोड़े से शब्द देख रहे हैं या मानो 100-150 शब्द देखते जाए, फिर उसमें पता लग जाता है। 4 नियम दिमाग में रहे और उदाहरणों को और इनको देखते जाओ, फिर आप लोगों को विसर्ग संधि गलत नहीं होगी, कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।